हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मंजू में। आज ये हमारा MPSI हिंदी का थर्ड पार्ट है और वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान की यदि बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान लिखित भाषा से प्राप्त होता है। किससे? लिखित भाषा से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि बात करें, जब हम किसी वाक्य या उक्ति को लिखते हैं तो उसमें स्पष्टता लाने के लिए लिखित भाषा की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए लिखित भाषा का आवश्यक होना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है। तो हिंदी भाषा के जन्म की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा पाली संस्कृत से, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? पाली संस्कृत से। हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी का विकास संयोगात्मक से लेकर वियोगात्मक के रूप में हुआ है, यानी कि हिंदी का विकास संस्कृत से होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट एवं पुरानी हिंदी से वर्तमान तक हुआ है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा हो जाएगा पाली संस्कृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के द्वारा किस भाषा को देसी भाषा कहा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि अपभ्रंश को स्वयंभू ने देसी भाषा कहा है। अपभ्रंश के वाल्मीकि की बात करें तो स्वयंभू को ही अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट जरूर कर लें। तथा इनकी एक प्रसिद्ध यानी प्रचलित रचना है जिसका नाम है पयुमचर्यू। किसने? स्वयंभू के द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है पयुमचर्यू। ये अक्सर क्वेश्चंस इसका बनता है। तो राइट आंसर इसका होगा हमारा, स्वयंभू ने देसी भाषा किसे कहा है? अपभ्रंश को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रवाद के कितने लक्षण बताए। यहाँ नहीं होगा, सॉरी, हमारा राष्ट्रभाषा होगा। राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए। तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए हैं। यहाँ यदि हम गांधी जी की हिंदी के बारे में दृष्टिकोण की बात करें तो गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में ही देखते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो सरल एवं सहज हो, जैसे कि हमारी हिंदी थी। साथ ही हिंदी देश में एकता के बंधन में बांधने का काम भी करती थी। तो इसी के आधार पर महात्मा गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कहा था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक परसेंट का बात करें भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि हिंदी हमारे भारत देश में सर्वाधिक बोली जाती है। परसेंट में इसकी बात करें कि हिंदी का परसेंटेज कितना है, प्रथम भाषा के रूप में परसेंट की बात करें तो 42% लोगों द्वारा प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। वहीं हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग की बात करें तो 35% लोगों द्वारा हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर हिंदी देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा ए, यानी कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा मानक हिंदी कहलाती है। साहित्यिक पुस्तकों की बात करें, उनकी जब रचना की जाती है तो उनको मानक हिंदी के द्वारा ही रचित किया जाता है, इसलिए साहित्यिक पुस्तकों की भाषा मानक हिंदी है। क्या? मानक हिंदी, यानी कि सीधी बोले साहित्यिक पुस्तकों की भाषा के रूप में प्रयोग होने वाली भाषा को मानक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है, यानी कि संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप कहाँ देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि ऋग्वेद में ही हमें संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप देखने को मिलता है। ऋग्वेद के बारे में बात करें, ऋग्वेद भारत का हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आपको पता ही होगा। जैसा कि क्या ऋग्वेद हमारे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना की बात करें तो संस्कृत भाषा में हुई है।
ऋग्वेद की रचना की बात करें तो किस भाषा में हुई है, तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। इसलिए संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा की गई, वहीं महाभारत की रचना यदि देखें तो वेद व्यास ने संस्कृत में ही की है। दोनों की रचना यदि हम देखें तो संस्कृत में ही की गई है, लेकिन ये ऋग्वेद के बाद के ग्रंथ है। ऋग्वेद हमारा फर्स्ट या पहला या प्रथम ग्रंथ है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी कि बोलने के आधार पर भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि राष्ट्रभाषा के रूप में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। लेकिन भारत में जितना हिंदी का परसेंट या जितने लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है, उस आधार पर यदि देखें तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसलिए हिंदी को किस वर्ग में रखा जाएगा, तो राष्ट्रभाषा के वर्ग में हम हिंदी को रखेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा। इस प्रश्न का हमारा क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रत्यय नहीं है जिसका अर्थ समूह में ना निकले। तो ऐसा कौन सा प्रत्यय नहीं है हमारा, तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा डी, यानी कि प्रेस जो शब्द है वह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय की बात करें तो ये शब्द के पीछे कहाँ लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। समूह के अंतर्गत बात करें तो एक साथ कई लोग आते हैं। समूहवाचक प्रत्यय पूछा गया है, तो समूह की बात करें तो समूह के अंतर्गत एक साथ कई लोग आते हैं, अतः समूहवाचक प्रत्यय में लोग, कड़, वर्ग ये तीनों समूहवाचक प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। प्रेस समूहवाचक प्रत्यय में नहीं आता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, यानी कि व्यवस्था का अर्थ इसका हम विपरीत बनाए शब्द तो क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, यानी कि उपसर्ग इसमें क्या लगेगा, अ। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लगभग 40+ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो सागर में देखें, नगर, अगर, मगर, तो इन तीनों में हमें कोई भी प्रत्यय देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय की बात करें, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, तो गर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ये शब्द बन रहा है जादू प्लस गर से। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा हमारा, डी में प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं के विकास की बात करें तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। शारदा लिपि की बात करें तो शारदा लिपि और कुटिल लिपि की बात करें तो ये दोनों लिपियों का भी विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये आप याद रखें कि शारदा लिपि और कुटिल लिपि दोनों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो खरोष्ठी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। अशोक के काल में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन था। नेक्स्ट देखेंगे। विभावरी शब्द किस प्रकार का शब्द है, यानी कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है। तो ये कैसा शब्द है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, यानी कि विभावरी हमारा एक तत्सम शब्द है, जो कि रात्रि यानी कि रात का पर्यायवाची भी है। तो इसका याद रखेंगे, विभावरी रात्रि का पर्यायवाची है और ये हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। ये भी क्वेश्चन बताता है कि विभावरी स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग, तो हमारा ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है,
यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित और उपसर्ग सहित, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। उपसर्ग रहित मीन्स का अर्थ होता है जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। उपसर्ग सहित मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हो। तो यहाँ हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि नित्य में हमें कोई भी उपसर्ग देखने को नहीं मिल रहा है। क्या नित्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? बी। निमग्न की बात करें यदि हम, तो इसमें नि उपसर्ग लगा है तो इसका शब्द मग्न है। मूल शब्द क्या है इसका? मग्न। नि इसमें उपसर्ग लगा है। निर्वात की बात करें तो इसमें निर उपसर्ग लगा है। निरूपण की बात करें तो इसमें भी निर उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट देखेंगे, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ हमें लेखक शब्द देखना है और इसके बारे में ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो ये याद रखें आप। तो प्रत्यय की बात करें तो लेखक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। लेख प्लस अक से मिलकर ये लेखक शब्द बना हुआ है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? डी, लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा शब्द है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि इन चारों वाक्यों में से सर्वनाम का किसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये हमारा बिल्कुल भी शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें सर्वनाम का सही तरह से प्रयोग नहीं किया गया है। वाक्य में ये तेरे को है, ये सर्वनाम अशुद्धि है। इसका शुद्ध वाक्य यदि हम देखें तो मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ की बात करें तो हमारे वाक्य सही हैं। थर्ड वाक्य हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। यहाँ हमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, जो कि ऐसा सर्वनाम है जो संबंध वाक्य बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है हमारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो, यानी कि सी। सी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा? सी। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो 6 हमारे सर्वनाम के भेद होते हैं। पहला यदि देखें पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, ये आप नोट कर लें। पहला पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, थर्ड अनिश्चयवाचक, फोर्थ संबंधवाचक, फिफ्थ प्रश्नवाचक, 6 लास्ट और 6 निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम कोई की बात करें तो ये हमारा कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या है ये हमारा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन देखें तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है तो इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वह की यदि बात करें तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चयवाचक वाक्य में वह का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न में हमें संबंधवाचक वाक्य पूछा गया था, संबंधवाचक सर्वनाम पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि निपट जो हमारा शब्द है वह हमारा विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा क्या है? तो वाक्य दिया है हमें थोड़ा पानी पीजिए या थोड़ा पानी दीजिए। तो वाक्य में थोड़े शब्द की बात की गई है, इसमें थोड़ा क्या है? तो ये है विशेषण। क्या है? विशेषण, क्योंकि ये पानी की विशेषता बता रहा है, थोड़ा ज़्यादा या कुछ भी, तो पानी की ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विशेषण। विशेषण में बात करें कौन से टाइप का विशेषण है? तो परिमाण बोधक विशेषण ये हमारा
है। कौन सा? थोड़ा, क्योंकि इसमें परिमाण की बात चल रही है, थोड़ा या ज़्यादा। तो परिमाणवाचक विशेषण हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इन चारों में से ऐसी कौन सी भाषा है जिससे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मराठी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। वहीं गुजराती की विकास की बात करें तो इसका पश्चिमी शाखा से इसका विकास हुआ है गुजराती भाषा का। किससे? पश्चिमी शाखा से। उड़िया भाषा की विकास की बात करें तो इसका पूर्वी शाखा से हुआ है। किससे? पूर्वी शाखा से इस भाषा का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि में मराठी भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। उपसर्ग रहित शब्द का चयन करना है। क्या पूछा है प्रश्न? उपसर्ग रहित शब्द का चयन कीजिए। तो जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वह हमारा कौन सा है? अधिक। इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी इन तीनों में देखें, अभिनव में अभि का प्रयोग, अभिरुचि में भी अभि का, और अभिगमन में भी अभि। इन तीनों शब्दों में अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अधिक में कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए उपसर्ग रहित शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अधिक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इस क्रिया में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन सी क्रिया में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार की बात करें तो इसमें हमारा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग क्या है? तो उप प्लस कार से मिलकर हमारा उपकार बना हुआ है। बाकी ये तीनों की बात करें, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, इसमें उपसर्ग का प्रयोग ना करके इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लाभदायक में दायक का, अपनापन में पन का, एवं पढ़ाई में आई का। किसका? पढ़ाई में आई का प्रत्यय का आई प्रत्यय का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? हमें शब्द दिया है गमन, इसको विपरीत बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि आगमन। इसे आप गलत ना करें, अनु ना लगाएं, अनु रोंग होगा, इसमें बनेगा उपसर्ग आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो यहाँ भी हमें उपसर्ग रहित शब्द पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि आघा शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अन्य शब्दों की बात करें तो अवगत में हमारे क्या अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बाकी आगा में हमारे अवतार में भी अब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अपगा नहीं है, अवगा है, तो इसमें भी अब का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगा शब्द हमारा ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय के बारे में पूछा गया है कि ये प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो ये हमारे किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। धातु व क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है, ये आप बिल्कुल याद रखें। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया इसमें दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि क्रिया। कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय किनके साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ कृत प्रत्ययों को कृत प्रत्यय बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। पाठिका शब्द में प्रत्यय है, तो पाठिका शब्द में प्रत्यय की बात करें तो पाठ प्लस इका से मिलकर पाठिका शब्द बना हुआ है, तो इसमें डी वाला इका, यानी कि जो हमारी ई है वो छोटी बनेगी, ना कि बड़ी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी।
नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। यानी कि प्रत्ययुक्त से मतलब यहाँ पे है जिसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा मालिन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, माली प्लस इन से ये हमारा शब्द बनकर रेडी हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। कुरूप पराजय में क्रमशः क्रूप में कुपसर्ग का, पराजय में परा उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसे आप याद रखें। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। तो ये हमारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ इन चारों ऑप्शंस में हमें ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि लावा में हमारा आवा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय या शब्द किसी भी प्रत्यय से मिलकर बनता है तो उसका खंडन करने पर उस शब्द का अर्थ भी निकलना चाहिए। यहाँ पे आप सोचेंगे लावा में आवा प्रत्यय हो सकता है, लेकिन उसका विच्छेद करने पर या उसे अलग करने पर प्रत्यय उसका जो शब्द या मूल शब्द बचेगा उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। दिखावा में बात करें, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, इन तीनों में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पे शब्द की बात करें कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि पुलिंदा जो हमारा शब्द है वह हमारा पुल्लिंग है। बाकी मंजिल, भरमार, मर्यादा, इन तीनों शब्दों की बात करें तो ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, ना कि पुल्लिंग। तो ये आप नोट करें। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया गया है। तो हलंत का प्रयोग किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो हलंत का प्रयोग की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए, यानी कि डी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए किया जाता है, यानी कि जब व्यंजन वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्वर नहीं रहता है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे, शब्द है नीलकंठ शब्द है। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इन तीनों की बात करें तो रचना के आधार पर ये तीनों हमारे भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो नीलकंठ हमारा योग रूढ़ शब्द है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि योग रूढ़ में ऐसे सभी शब्द आते हैं जिनका कोई तीसरा मीनिंग निकले या तीसरा अर्थ निकले, यानी कि बहुव्रीहि समास में जितने भी शब्द आते हैं वे हमारे सभी योगरूढ़ शब्द होते हैं। तो नीलकंठ हमारा क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द, क्योंकि इसका अर्थ तीसरा क्या निकलता है, शिव जी से। नेक्स्ट देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का होगा हमारा सी, यानी कि लड़का हमारी जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा बनी है हमारी लड़कपन। क्या बनी है, लड़कपन। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह कौन सी क्रिया होती है। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह हमारी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी क्रिया जिसका फल कर्ता पर पड़ता हो वह हमारी क्या, अकर्मक क्रिया कहलाती है, तथा उसका फल, क्रिया का फल इसका कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे राधा, उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो राधा रोती है या मोहन सोता है, तो इसमें कर्ता पर ही क्रिया का फल पड़ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे,
इनमें से उर्दू का उपसर्ग है, तो इन चारों में उर्दू का उपसर्ग बताना है कि ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो उर्दू से लिया गया है। तो हम जो उपसर्ग है वह हमारा क्या उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है। इससे यदि शब्द की बात करें तो हम जात, हम शक्ल, हम उम्र शब्द बनेंगे हम उपसर्ग से, जो कि उर्दू है। भर की बात करें तो भर से भरमार, भरपूर शब्द आदि बनते हैं। अन से बात करें अनमोल, अनवन। अध से बात करें अधमरा, अधीनस्थ, इनसे शब्द बनते हैं। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है उर्दू उपसर्ग कौन सा है, तो हम हमारा उर्दू उपसर्ग है। नेक्स्ट देखेंगे, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणादि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी कि जब किसी के द्वारा हर्ष या शोक या प्रशंसा या घृणा आदि को व्यक्त किया जाता है तो विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करके किया जाता है। अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पेड़ से पत्ते गिरे वाक्य में कौन सा कारक है। कारक की बात करें तो कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है कि पेड़ से पत्ते गिरे कौन सा कारक है। से विभक्ति की बात करें तो 2 कारक चिन्हों की हमारी से विभक्ति होती है। ये करण कारक की बात करें तो इसकी विभक्ति से होती है, वह के द्वारा भी होती है। वहीं अपादान से बात करें तो अपादान की भी से ही विभक्ति होती है, परंतु अपादान का कब प्रयोग किया जाता है ये समझना ज़रूरी है। अपादान का तब प्रयोग किया जाता है जब किसी से अलगाव का भाव उत्पन्न या पैदा हो रहा हो। यानी कि यहाँ हमें कैसा भाव प्रतीत हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरे, यानी कि अलगाव का भाव ही पैदा हो रहा है। तो राइट आंसर यहाँ क्या होगा, अपादान कारक। अपादान की विभक्ति क्या होती है, से। नेक्स्ट देखेंगे, वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा। तो इसका राइट आंसर यदि देखें तो क्या होगा, में। यानी कि में इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। वेतन में वृद्धि क्या बनेगा इसका, वेतन में वृद्धि, इसमें कारक चिन्ह आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रखर शब्द है तो प्रखर शब्द कैसा है, तो प्रखर एक विशेषण शब्द है। प्रविशेषण क्या होते हैं, विशेषण जो होते हैं, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हमारा प्रखर शब्द पूछा है तो प्रखर शब्द हमारा विशेषण है। नेक्स्ट देखेंगे, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। यानी कि कारक चिन्ह कर्म कारक की विभक्ति क्या है, तो राइट आंसर होगा हमारा डी। यानी कि कर्ता ने कर्म को कर्म पूछा है तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा, जो हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो आपको पता ही होगा, ये तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज 40+ क्वेश्चंस देखे जो कि हमारा MPSI हिंदी का तीसरा पार्ट था। जल्द ही हम 4th इसका पार्ट लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी।